हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों जीके क्विज जिसमें हम यहाँ पे 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। आपका टारगेट है कि 40 प्लस स्कोर आप करके दिखाइए दोस्तों। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और आपके आने वाले वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये मॉक टेस्ट है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे 50 क्वेश्चन जीके के रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों लेते हैं पहला सवाल। कह रहा है कि पश्चिमी अफ्रीका देश आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में पश्चिमी अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, हामिद बकायोको। जी हाँ दोस्तों, हामिद बकायोको को हाल ही में पश्चिमी अफ्रीका का देश है आइवरी कोस्ट और इसका प्रधानमंत्री ने नियुक्त किया गया है। जो दोस्तों हामिद बकायोको है एक पूर्व अखबार और रेडियो कर्मचारी हैं। ठीक है, और जो देश है आइवरी कोस्ट, इसकी जो राजधानी है वो है थमोस्क्रोको। ठीक है दोस्तों, और यह है देश दुनिया में कोको का शीर्ष उत्पादक राज्य है। ठीक है दोस्तों, कोको जो होता है ना उसका ही शीर्ष उत्पादक राज्य है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, गिरीश चंद्र मुर्मू। जहां दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल हैं, उपराज्यपाल थे, उनको भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने हाल ही में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय प्रबंधन सूचकांक जारी किया है? किस मंत्रालय ने हाल ही में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय प्रबंधन सूचकांक जारी किया है? तो दोस्तों ऐसा करने वाला जो बैंक है, जो मंत्रालय है, वो है ग्रामीण विकास मंत्रालय। जी हाँ दोस्तों, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और पारदर्शिता में सुधार के उद्देश्य से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय प्रबंधन सूचकांक जारी किया है। इस सूचकांक का संबंध विकास के उद्देश्य के लिए राज्यों को दी गई धनराशि के इष्टतम से उपयोग से है, यानी जो बेस्ट से बेस्ट प्रयोग किया जा सकता है जिसका। ठीक है दोस्तों अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं विद आंसर की, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो नहीं भी आती है जीके की या हिंदी की, तब भी हम वहां पे PDF डेली प्रोवाइड कर रहे हैं जीके की और अलग अलग प्रकार के नोट्स की। ठीक है दोस्तों, तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नहीं तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं होम ट्यूशन चैनल, यानी होम ट्यूशन ऑफिशियल। जब आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। लगभग 1900 के आसपास सभी सब्सक्राइबर हैं, तो आप चैनल को पहचान जाएंगे और आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में पूर्व राजनीतिक और नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूमन का निधन हो गया। वो किस देश से संबंधित थे? हाल ही में पूर्व राजनीतिक और नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का निधन हो गया, वो कौन से देश से थे? सवाल ये अधूरा है, तो ये कौन से देश से थे, ये ऐसा सवाल है दोस्तों। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आयरलैंड। जी हाँ दोस्तों, आयरलैंड के पूर्व राजनीतिक और नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का निधन हो गया था। 83 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ दोस्तों। उन्हें उत्तरी आयरलैंड में विद्रोहियों के साथ समझौता कराने में अहम भूमिका निभाने के लिए शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया दोस्तों। अगला सवाल है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, सुमित देव। सुमित देव को हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, इसरो द्वारा भारत के पहले सोलर मिशन का क्या नाम है? इसरो द्वारा भारत के पहले सोलर मिशन को क्या नाम दिया गया है? तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, आदित्य L। आदित्य L1 जो है भारत का पहला जो सोलर मिशन है उसका नाम है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे बनाया गया है? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जनरल विपिन रावत को भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS नियुक्त किया गया है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। और ये दोस्तों हाथियों के लिए रिजर्व है, ऑप्शन सी यहां पे राइट आंसर होगा। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में है। अगला सवाल है, भारत ने अपना पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 किसके निर्देशन में बनाया था? भारत ने अपना पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 किसके निर्देशन में बनाया था? तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जी हाँ दोस्तों, भारत के पूर्व राष्ट्रपति और साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के निर्देशन में SLV-3 का निर्माण किया, जो कि भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से विजेता या से सम्मानित होने वाले पहले हिंदी साहित्यकार कौन है? तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सुमित्रा नंदन पंत भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले हिंदी साहित्यकार हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है? तो चार ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है? तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, यह लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है, जबकि कुंभलगढ़ और मरुभूमि ये राजस्थान में है। जबकि मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये आप कमेंट करके हमें बताइए कि ये कहाँ पे पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। दक्षिण अमेरिका में कौन से दो देश चारों ओर से भूमि से घिरे हुए हैं, जिसे हम लैंड लॉक देश भी कहते हैं, लैंड लॉक कंट्री? दक्षिण अफ्रीका में कौन से दो देश चारों ओर से भूमि से घिरे हुए हैं? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, बोलीविया और प्रागवे। बोलीविया और प्रागवे लैंड लॉक कंट्री हैं, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल है दोस्तों, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? खतरे में स्थित विदेशी प्रजातियां, खतरे में स्थित वन्य प्रजातियां, मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड जो है मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान को रिकॉर्ड है उसका ही। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी यहां पे सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों, जिब्राल्टर जल मरुभूमि किन दो देशों को अलग करता है? और दोस्तों जिब्राल्टर जल संधि अभी IB के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मोरक्को और वो स्पेन। ठीक है दोस्तों, मोरक्को और स्पेन को अलग करती है जिब्राल्टर जल मरुमध्य। ठीक है दोस्तों, जो कि भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ती है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। जापानी कला इकेबाना किससे संबंधित है? जापानी कला इकेबाना किससे संबंधित है? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, फूलों की सजावट। जी हाँ दोस्तों, इकेबाना एक जापानी कला है जो कि फूलों की सजावट से संबंधित है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं विद आंसर की, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं होम ट्यूशन ऑफिशियल, और वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को। डेली हम वहां पे GK की भी बहुत सारे नोट्स डालते ही रहते हैं। अगला सवाल दोस्तों, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? तो दोस्तों नेपाली, कश्मीरी, सिंधी, अंग्रेजी। तो कौन सी नहीं दोस्तों? ऑप्शन डी, अंग्रेजी भाषा है जो भारतीय संविधान की अनुसूची में शामिल नहीं है। अगला सवाल है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों, 22 भाषाएं हैं, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, एस विजय लक्ष्मी किस खेल से संबंधित हैं? एस विजय लक्ष्मी किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चेस या शतरंज। ठीक है, और दोस्तों एस विजय लक्ष्मी भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर भी हैं, जो कि शतरंज से संबंधित हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था?
किस कांग्रेसी नेता ने पहले अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ दोस्तों, और पहला किसान अखिल भारतीय किसान सभा जो पहला अधिवेशन था 1936 में दोस्तों लखनऊ में आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने भी इसमें भाग लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में 3 सबसे बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है कि सबसे ज्यादा गेहूं कौन उत्पादित करता है, उसके बाद दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं सबसे ज्यादा जो गेहूं है वो उत्तर प्रदेश, उसके बाद पंजाब और फिर हरियाणा में उत्पादित किया जाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी यहां पे सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है उत्तराखंड में दोस्तों। ठीक है, और ये टिहरी जिले में ही स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका किस भाषा में लिखी होनी चाहिए? यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका जो है वो किस भाषा में लिखी होनी चाहिए? तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल अंग्रेजी में। हाँ दोस्तों, उच्चतम न्यायालय केवल उन्हीं याचिकाओं को सुनता है जो कि अंग्रेजी में है। और विडंबना देखिए दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची में जो अंग्रेजी है वो राजकीय भाषा राजभाषा है ही नहीं, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको जनहित याचिका डालनी है तो वो केवल इंग्लिश में ही होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। गोमेद, चाक और फ्लाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? गोमेद, चाक और फ्लाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, गुजरात। जी हाँ दोस्तों, गुजरात दोस्तों गोमेद, चाक और फ्लाइट के साथ साथ फ्लोराइट, फायर क्ले, सिलिका सैंड, लिग्नाइट, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस के उत्पादन में भी अग्रणी राज्य है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, आकाशगंगा, मिल्की वे, क्षीर मार्ग या मंदाकिनी की आकृति को क्या बोला जाता है? आकाशगंगा कह लो, मिल्की वे, क्षीर मार्ग या मंदाकिनी की आकृति को क्या बोला जाता है? यानी कैसी आकृति इस मंदाकिनी की दोस्तों? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सर्पिलाकार है, सर्पिल गैलेक्सी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? 4 ऑप्शंस में से खरीफ की फसल कौन सी है? मूंगफली, मक्का, चावल या धान? तो दोस्तों ये तीनों ही फसलें खरीफ की फसलें हैं। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय आय क्या है? आप राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं दोस्तों? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, इसे ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय राजमार्ग का पूर्व पश्चिमी गलियारा किन स्थानों को जोड़ता है? जो नेशनल हाईवे है उसका ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर किन स्थानों को जोड़ता है? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, सिलचर और पोरबंदर। जी हां दोस्तों, गुजरात के पोरबंदर को असम के सिलचर से जोड़ता है जो राष्ट्रीय राजमार्ग का पूर्व पश्चिम गलियारा है वो। और दोस्तों इसकी जो कुल लंबाई है पूर्व पश्चिम कॉरिडोर की, यह है 3300 किलोमीटर। यह राजकोट, शिवपुरी, लखनऊ, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गुवाहाटी इत्यादि स्थानों से होकर गुजरता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। कोमोलांगम निम्नलिखित में से किस पर्वत को कहा जाता है? कोमोलांगम निम्नलिखित में से किस पर्वत को कहा जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, माउंट एवरेस्ट को दोस्तों नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में कोमोलांगम कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों, वोल्टा नदी किस देश में बहती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों।
वोल्टा नदी किस देश में बहती है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी घाना। जी हाँ दोस्तों, घाना देश की प्रमुख नदी है वोल्टा। इसकी जो कुल लंबाई है 1500 किलोमीटर है दोस्तों, ठीक है। और यह नदी अटलांटिक महासागर में मिलती है। अगला सवाल है, दक्षिण एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? दक्षिण एशिया, एशिया नहीं दोस्तों, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में है? तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो बेरेन द्वीप है वहां पर भारत का एक दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। अगला सवाल है, दामोदर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? दामोदर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, छोटा नागपुर। जी दोस्तों, दामोदर नदी झारखंड में छोटा नागपुर का पठार के चंदवा से निकलती है। और दामोदर नदी को दोस्तों बंगाल का शोक भी कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। और छोटा नागपुर पठार को भारत का रुर प्रदेश भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें दोस्तों। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पे डेली हम जीके के नोट्स और पीडीएफ डालते रहते हैं। आप वहां पे ज्वाइन करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो बेहतरीन तरीके से दोस्तों। अगला सवाल लीजिए, भारत का कौन सा राज्य रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? भारत का कौन सा राज्य रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, केरल। जी हाँ दोस्तों, भारत दुनिया में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन केरल जो है वो भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है दोस्तों। अगला सवाल है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा नदी दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है? गोविंद बल्लभ पंत सागर कौन सी नदी पर स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और आपका टारगेट है 40 प्लस करने का। वीडियो को देखते रहिए और आखिरी में कमेंट करके बताइए क्या वास्तव में आप 40 प्लस यहां पे कर पा रहे हैं? आपका वास्तविक स्कोर यहां पे कितना रहा? कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर है? तो दोस्तों सही आंसर होगा यहां पे ऑप्शन सी, रिहंद। जी हाँ दोस्तों, गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है सोनभद्र जिले के पीपरी नामक स्थान पर निर्मित है। यह लगभग 70 वर्ग मील में फैला हुआ है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है, ठीक है दोस्तों। और यह रिहंद नदी पर स्थित है जो सोन नदी की सहायक नदी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कहां इलायची का उत्पादन नहीं होता है? कहां पर इलायची का उत्पादन नहीं होता है? तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तीनों ही राज्य इलायची का उत्पादन करते हैं, लेकिन उड़ीसा में इलायची का उत्पादन नहीं होता है दोस्तों। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत में नेपाल चीन सीमा से निकलती है और हाजीपुर बिहार के पास गंगा में मिल जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत में नेपाल चीन सीमा से निकलती है और हाजीपुर बिहार के पास गंगा में शामिल हो जाती है? तो दोस्तों वो नदी कोई और नहीं बल्कि कौन सी है? गंडक नदी है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। ये जो नदी है धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है दोस्तों, और नेपाल के मध्य भाग में बहती है। यह बिहार के चंपारण जिले में गंगा के मैदान में प्रवेश करती है और सोनपुर पटना के पास गंगा में जाकर मिल जाती है दोस्तों, ठीक है। कौन सी? गंडक नदी दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो का मंदिर आप सभी जानते हैं कहां है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। अगला सवाल दोस्तों, प्रथम भारतीय वैज्ञानिक शिक्षाविद कौन है जिन्हें इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव का अध्यक्ष चुना गया? प्रथम भारतीय वैज्ञानिक शिक्षाविद कौन है जिन्हें इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव का अध्यक्ष चुना गया है? तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, एन रघुराम। जी हाँ दोस्तों, एन रघुराम को इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव के अध्यक्ष रूप में चुना गया है।
वह इस पद पर चयनित होने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई नागरिक है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल है दोस्तों, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है हर वर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय के द्वारा हर वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया जाता है, जो कि बजट के एक दिन पहले लोकसभा में या संसद में प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों। अगला सवाल है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के चेयरमैन होते हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का चेयरमैन कौन होता है दोस्तों? तो दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का चेयरमैन होता है। अगला सवाल है, निम्न में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। यहाँ दोस्तों 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा हम साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ, जो कि स्थलीय सीमा में सबसे लंबी है भारत के साथ। अगला सवाल है दोस्तों, नंदा देवी स्थित है हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, नेपाल में, सिक्किम में? तो दोस्तों नंदा देवी जो पर्वत है वो उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है, किंगरी विंगरी नीतिमाणा क्या है? तो दोस्तों किंगरी मिंगरी और नीतिमाणा ये क्या है? दर्रे हैं, ऑप्शन ए यहां पे सही आंसर आएगा। नीति दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य के तिब्बत को जोड़ता है। माणा या माना दर्रा हिमालय क्षेत्र में भारत और तिब्बत की स्थिति में स्थित है, जिसे चेरी बिलिया या डूंगरी लाबी कहा जाता है। इसी दर्रे के देवताल झील है, इसी दर्रे में देवताल झील है, जहां से अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या है? दर्रे हैं दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कीजिए, या फिर टेलीग्राम पे ही सर्च कीजिए होम ट्यूशन ऑफिशियल। ट्यूशन की स्पेलिंग आप सही लिखिए हमारे चैनल का, TUITION दोस्तों। ठीक है, चलिए वहां पे हम आंसर की के साथ हम पीडीएफ वहां पे देंगे दोस्तों। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? असम, शिलोंग, मेघालय, कोहिमा, मिजोरम, आइजोल, नागालैंड, गुवाहाटी? तो यहां पे राज्य और राजधानी है, तो दोस्तों सही आंसर होगा सी, मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल है। असम की क्या है? दिसपुर। मेघालय की क्या है? शिलोंग। नागालैंड की क्या है दोस्तों? कोहिमा। तो यहां पे गलत सम्मिलित किया गया है। अगला सवाल है, कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायती राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया? कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायती राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया? तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत भारत में पंचायती राज को एक संवैधानिक आधार दिया गया दोस्तों। ठीक है, और सबसे पहले पंचायती राज राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया दोस्तों। अगला सवाल है, जारवा जनजाति कहां पाई जाती है? जारवा जनजाति कहां पाई जाती है? सवाल है जारवा जनजाति कहां पाई जाती है दोस्तों? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, निकोबार द्वीप समूह में। जी हां दोस्तों, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है जारवा। ठीक है, और ये पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्मा पर्व का संबंध भारत के किस राज्य से है? कर्मा पर्व का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो दोस्तों कर्मा पर्व भारत के झारखंड राज्य में मनाया जाता है, ऑप्शन बी यहां पे सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल है, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, स्वेच्छा से दूसरे भाग की नागरिकता प्राप्त करता या दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका हो। तो कब उसको नागरिकता नहीं मिलेगी दोस्तों? तो सही आंसर होगा दोस्तों यहां पे ऑप्शन सी, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता यहां पे ग्रहण कर चुका हो तो उसकी नागरिकता यहां पे खत्म हो जाती है। 49 क्वेश्चन दोस्तों, कजरी लोक नृत्य शैली कहां प्रचलित है? कजरी लोक नृत्य शैली कहां पर प्रचलित है दोस्तों? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन सा गोवा में स्थित है?
तो दोस्तों दूध सागर जलप्रपात है, ये गोवा में स्थित है, पश्चिमी घाट में दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो ये थे हमारे आज के जेके क्विज दोस्तों, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप हमें कमेंट करके बताइए आपने यहाँ पे कितना स्कोर किया। और वीडियो की पीडीएफ के लिए विद आंसर के आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।